की पटकथा से सत्याग्रह की प्रयोगशाला तक, सियासत के ककहरे से भ्रष्टाचार की काले तक, गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा हर रोज सुनाएगा पल पल बिहार, शाम 7 बजे। रजनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्लान 15। जी हां, प्लान 15 यानी साल 2015 के लिए नीतीश कुमार का क्या रहा प्लान, और उस प्लान पर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी जीतन राम मांझी कितना हो पाए सफल। जिन सपनों को लेकर पिछले 8 साल से नीतीश कुमार जनता के बीच बार बार इन बातों का भरोसा दिलाते रहे कि हम बदल देंगे बिहार की सूरत, बदल देंगे बिहार की सीरत, क्या पिछले 100 दिनों में जीतन राम मांझी ने उन सपनों को सच करने के दिशा में सार्थक पहल किया है? आज पहल प्लान 15 में चर्चा इसी की। चलिए अब आपको हम दिखाएंगे एक रिपोर्ट। नीतीश कुमार जहां से छोड़ कर गए थे, क्या सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह गया? नीतीश कुमार ने प्लान 15 के लिए ही अपनी गद्दी छोड़ी थी। उनकी सोच थी कि अब राजनीतिक रूप से अगर पार्टी को सक्रिय करना है, अगर राजनीतिक रूप से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है, अगर भाजपा को देना है जवाब, तो प्लान 15 के लिए खुद भी उतरना होगा मैदान में। और जीतन राम मांझी को बताया कि प्लान 15 उनके उन देखे हुए सपने को सच करने की कोशिश होगी। क्या वो सच हो पाया या अभी भी उसमें बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है? पहले देखिए ये रिपोर्ट। कहा गया है कि नेतृत्व और जनसेवा में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता, बस लक्ष्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं और उन पर काम करने की क्षमता होती है। बिहार में नीतीश की कार्य क्षमता और सिद्धांत को लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन वर्तमान जो मुख्यमंत्री मांझी हैं, उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 100 दिनों में मांझी द्वारा नीतीश के गुड गवर्नेंस की बातें कहीं भी सामने नजर नहीं आ रही। सुशासन के अग्रदूत बनकर सत्ता तक पहुंचने वाले नीतीश ने सत्ता से महात्याग किया, तो इसके पीछे था उनका प्लान 15। प्लान 15 का पहला कदम था दलित महादलित प्रेम। इसलिए मांझी नीतीश के प्लान 15 के अग्रदूत बने। नीतीश ने सत्ता के साथ साथ ब्रांड बिहार की बागडोर भी मांझी को सौंप दी। विकास नहीं तो वोट नहीं, बिहार से नीतीश कुमार का यह वादा था। लेकिन 100 दिन पूरा कर चुकी मांझी सरकार नीतीश के अधूरे ख्वाब को मंजिल के करीब नहीं ले जा सकी। इसलिए विपक्ष में बैठी बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। लीडर मुख्यमंत्री अपने पार्टी का नेता ही नहीं है, मुख्यमंत्री बिहार का भी नेता है, और वो स्टेटस भी जीतन राम मांझी को प्राप्त नहीं है। और वो स्टेटस जब तक जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो सारे कामों को अंजाम नहीं ला सकता है। प्लान 15 का दूसरा कदम था विकास। अपराध और अराजक व्यवस्था पर लगाम। मांझी सरकार इन वादों पर भी ज्यादा अमल नहीं कर सकी। भ्रष्टाचार पर नीतीश ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, पर मांझी घूम घूम कर मजबूरियां गिनाते रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में सरकार सरकती रही। गांवों को सड़क से जोड़ने का वादा भी धरा का धरा रह गया। नीतीश के नेतृत्व में कड़ी का काम किया था, पर मांझी मजबूर दिखे और पार्टी में बागियों की तादाद बढ़कर 25 हो गई। बिहार में अफसरशाही का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, पर इसके खिलाफ मांझी अपनी ही सभाओं में अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं। नीतीश गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का वादा कर गए और मांझी हैं कि बिजली मांगने पर धमकियां देते हैं। अब ऐसे में कैसे पूरा होगा प्लान 15?
बिजली के बारे में हमारा कुछ भाई लोग बोल रहा था, हमने अभी बिजली मिलर को भेजा, चिंता नहीं करना है बाबू, समझ लो। और ये गिदड़ भड़की से जीतन मांझी नहीं डरता है, और ये तुम्हारा मानसिकता खोट है। लगता है कि तुम हम लोगों को वोट नहीं देते हो, इसलिए कहते हो कि बिजली नहीं तो वोट नहीं। वोट से कोई डरता है? तुम्हारे वोट से हम जीतते हैं, बहुत लोगों के वोट से जीतते हैं। इस गिदड़ भड़की से जीतन मांझी नहीं डरता। मांझी नीतीश के सोशल समीकरण के मानदंडों पर खरा उतरने वाले योग्य उम्मीदवार थे। नीतीश के सपनों को पूरा करने के लिए अब उनके पास सिर्फ 1 साल का ही वक्त बचा है। मतलब सिर्फ 1 साल के भीतर मांझी को प्लान 15 पूरा करना है। जेडीयू इस समय को कम नहीं मानती। पार्टी मांझी के 3 साल के शासन को अगर नीतीश के समान नहीं तो उससे कम भी नहीं आंकती। मतलब दावा यह है कि मांझी नीतीश सर के प्लान 15 को पंख लगाने में पीछे नहीं रहेंगे, पूरा करेंगे। और उसमें कहीं भी अवरोध पैदा नहीं हुआ है। हम सब लोग मिल के हर एक विभाग में तेजी से काम हो रहा है, कहीं भी काम में कोई कमी नहीं। नीतीश जेपी आंदोलन की उपज हैं, इसलिए सोशलिज्म का गणित नीतीश की रग रग में है। मांझी नीतीश के इसी सोशलिज्म के चेहरे हैं। नीतीश ने प्लान 15 में सोशलिज्म को शामिल किया है, इसलिए बुद्धिजीवी भी मानते हैं कि सरकार अभी नीतीश की ही है। सिर्फ तंत्र और लोक के सामने चेहरे के तौर पर मांझी परोस दिए गए हैं, और मांझी अपने नीतीश सर के सपनों को सर के माध्यम से ही पूरा करने के लिए जी जान से जुटे हैं। कैबिनेट डिसीजन लेने में जितनी आसानी नीतीश जी को होती थी, उतनी आसानी मांझी जी को नहीं हो रही। न्याय के साथ विकास की बात, गुड गवर्नेंस की बात, उस रास्ते पर चलने में ये कोई ओवरनाइट स्टोरी तो है नहीं। इट टेक्स टाइम, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन में जो गैप है, उस इंस्टीट्यूशन को गैप को भरना इतना आसान नहीं है। तो उन्हीं के कंसेंट से मुख्यमंत्री बने हैं और उनका पूरा सपोर्ट है, और जिस तरीके से इनकी सरकार चल रही है, तो ये अभी तो आप समझते हैं कि जब तक ये चुनाव तक, जब तक दूसरा एडजस्टमेंट, तो ये मांझी जी ही चलेंगे। नीतीश के प्लान 15 पर उनके नए दोस्त आरजेडी ने पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाई है। अब्दुल बारिस सिद्दीकी कहते हैं कि मांझी के 100 दिन अच्छे तो गुजरे, लेकिन बिहार अन्य राज्यों से अब भी बेहद पीछे है। बिहार की स्थिति है, इसकी तुलना आप दिल्ली, अब बेंगलोर, अब महाराष्ट्र और कर्नाटका से तो नहीं न कर सकते हैं। अगर नीतीश सर के सपने को मांझी साहब नजरअंदाज करते रहे तो प्लान 15 अधूरा रह जाएगा, और अगर प्लान 15 अधूरा रह गया तो अधूरा रह जाएगा नीतीश सर के ब्रांड बिहार का सपना। नीतीश के प्लान 15 की कश्ती पार लगेगी या डूब जाएगी, नीतीश के मांझी पर निर्भर है। तो क्या आने वाले दिनों में मांझी नीतीश के अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे, यह एक यक्ष प्रश्न है। पटना से कैमरा पर्सन राजेश फ्रांसिस के साथ इसके राजीव, कशिश न्यूज। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे सर की बात को सच करने में साहब कहां तक सफल हो पाए हैं। सर यानी नीतीश कुमार और साहब यानी आज बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। तो सर साहब इन दोनों के बीच दूरी कितनी रह गई, कितना रह गया खाई, और क्यों नहीं पट पा रहा है खाई। चलिए पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको यह दिखा देते हैं। और मैं उससे पहले बता दूं कि हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। नवल शर्मा जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और नवल किशोर यादव जी हैं, बीजेपी से एमएलसी हैं। दोनों नवल, नाम दोनों के सिमिलर है लेकिन भाव दोनों के बिल्कुल अपोजिट होंगे। आगे बहस में आपको देखने को मिलेगा ग्राफिक्स के जरिए। सर के प्लान 15, पहले आपको मैं वो दिखा दूं कि क्या क्या ऐसा काम है जो नीतीश कुमार ने कहा था और जीतन राम मांझी अभी तक उसे सच नहीं कर पाए। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से प्लान है। भ्रष्टाचार में 0 टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार ने कही थी। कानून का राज स्थापित करना नीतीश कुमार का एजेंडा था। नीतीश की महत्वाकांक्षी साइकिल और पोशाक योजना, देश की हर थाली में बिहार का व्यंजन कैसे पहुंचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में अधूरे काम को आगे बढ़ाना, पलायन पर रोक लगाना, ये तमाम बातें नीतीश कुमार, विधायकों को एकजुट रखना, ये बड़ा एजेंडा नीतीश कुमार का था बतौर मुख्यमंत्री। विधायकों को साथ रखा, रोजगार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा मौजूदगी हो सके, ज्यादा व्यवस्था हो सके, कैबिनेट के फैसले पर विधायकों को संतुष्टि उनकी बनाए रखना
अफसरशाही पर लगाम लगाना, जिसकी चर्चा शुरू से होती रही है। सूचना के अधिकार को सरजमी पर लागू करना, हर घर में बिजली पहुंचाना, राइट टू सर्विस के साथ हर घर में बिजली कैसे पहुंचे, बिहार में इन्वेस्टमेंट कैसे हो, निवेश पर ध्यान, विशेष राज्य के मुद्दे पर संघर्ष करना जो पिछले 100 दिनों में गौण हो गया है, अपराध और अराजक व्यवस्था को नियंत्रित करना, सरकार और पार्टी के बीच के कड़ी को जोड़ना। तो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ नीतीश कुमार ने 8 साल पहले जिस सफर की शुरुआत की थी, कानून का राज स्थापित करना हो, बेहतर व्यवस्था की बात रही हो, विधायकों को संतुष्ट करने की बात रही हो, कैबिनेट में जो फैसले लिए जाएं उससे जनप्रतिनिधियों को परेशानी ना हो। आप तमाम जो ग्राफिक्स हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अब हम मेहमानों की तरफ मुखातिब होना चाहेंगे। नवल जी पहले आपसे बीजेपी से हम रिएक्शन लेना चाहते हैं। जो आपने स्क्रीन पर देखा, जीतन राम मांझी को 100 दिन हो गए हैं सरकार में, क्या दिखता है? नीतीश कुमार ने इन तमाम बातों का वायदा बिहार के लोगों से किया था। देखिए, सबसे पहले तो यह बात होता है कि जीतन राम मांझी जी जो कर रहे हैं उनको थोड़े करना है, ये तो प्रॉक्सी सरकार है, ये तो नीतीश जी को ही करना था। और नीतीश जी ने जिन वादाओं को किया है, शिक्षा के हाल क्या है? क्या आप चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी भी जो बचा है शिक्षा के, जिस तरह से नीतीश जी ने ऑपरेशन करके गरीबों के शिक्षा, गांव के शिक्षा, किसानों के शिक्षा, मजदूरों के शिक्षा को समाप्त कर दिया, उसी तरह जीतन राम मांझी भी समाप्त कर दिया। जिस तरह हॉस्पिटल में आप कुत्ता, पेशेंट के जगह पर कुत्ता आप बैठे देखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी भी उन गरीब को हॉस्पिटलों में कुत्ता बिठाए? भ्रष्टाचार क्लाइमेक्स पर नीतीश जी के समय रहेगा। आप क्या चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी बिहार छोड़ के चले जाएं? ये टोटल काम नीतीश जी जब प्रॉक्सी रूप से कर रहे हैं, तो इस बेचारे गरीब को जो कोई पूछता नहीं है, इसको क्यों आप? अच्छा नवल जी, एक मिनट, मेरे पास वो जीतन राम मांझी का वो बयान आ गया, कल जहानाबाद में उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर जीतन राम मांझी ने अभी थोड़ी देर पहले सफाई दी है। 1 मिनट पहले मैं चाहूंगा कि अपने मेहमान और दर्शकों को उस बयान को भी सुनवाऊं कि आखिर जीतन राम मांझी ने क्या कहा था। होंगे, हम उन लोगों का अपना आदमी थे, अपने लड़का थे। हम लोग कहा कि साहब तुम लोग ये जो तख्ती लगाए हो, तख्ती लगने से हम लोग डरने वाले हैं, भागने वाले हैं, हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। और हमको लगता है कि तुम हमारे वोटर नहीं हो, जो हमारा वोटर है ऐसे नहीं करेगा। और तुम हम लोग लगता है कि वोट नहीं दिया था इसीलिए तुम थ्रेटनिंग दे रहा। लेकिन बावजूद इसके भी हम कहते हैं कि तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, समस्त हिंदुस्तान, समस्त बिहार और गया जहानाबाद के जनता के गाँव के लिए काम करेंगे। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, जहानाबाद में मैं लोगों को बिजली जरूर दूंगा आने वाले वक्त में। वहां के युवा ज्यादा उत्साहित थे, उनको हमने समझाने की कोशिश की, वो हमारे बच्चे जैसे हैं। पिछले कुछ महीनों से ऐसा ही हो रहा है, मुख्यमंत्री बयान देते हैं, अगले दिन सफाई देते हैं। इसमें इस वक्त मुख्यमंत्री ज्यादा उलझे हुए हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बहस शुरू होगी, चर्चा शुरू होगी, जेडीयू का हमें जवाब भी लेना है। आप बने रहिए ब्रेक के उस पार प्लान 15 में। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉलविन। ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सोप आपके बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खरीदने के पहले ग्रोमेड देकर ही खरीदे, नकारे से सावधान। IBC Luxuria, the ultimate luxury, a real endeavor with a state-of-the-art commercial and residential complex, launching shortly at Deoghar. हेलो, ये आप इसे ऐसे साफ कर सकते हैं? नहीं चाहिए। दिन भर धूप में घूम घूम के मशीन बेचता था, कचरा साफ करने वाली। शाम होने तक मेरे खुद के दिमाग में कचरा भर जाता था, टेंशन और सरदर्द जैसा। फिर सुपरवाइजर सर ने बोला हर शाम नवरत्न तेल लगा, वही 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला। गलत सलाह, बताइए तेल से सरदर्द जाता है क्या? लेकिन कमाल हो गया, नवरत्न तेल ने सही में टेंशन, सरदर्द और थकान को किया पल में गायब। कभी कभी गलत लोग भी सही सलाह दे देते हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल। गहरी निराशा से उपजे विषाद में, हादसों से बोझिल आर्तनाद, उभरी आशाओं से निकली किरण तक,
सुनहरे ख्वाबों में खोए नयन तक, किन लबों पर इंसाफ की फरियाद, कहां पनपा आक्रोश से इनकलाब, जहां गर्व करना सिखाती विरासत, बेचैन रहती जहां पर सियासत, उस गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा सुनाएगा पल पल झारखंड, हर शाम 7:30 बजे। स्वर्णिम इतिहास से शांति के संदेश तक, पराक्रम की पटकथा से सत्याग्रह की प्रयोगशाला तक, सियासत के ककहरे से भ्रष्टाचार की काले तक, गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा हर रोज सुनाएगा पल पल बिहार, शाम 7 बजे। हर एक आहट को, हर एक साजिश को, हर एक साए को परखता है और करता है आपको आगाह। कंट्रोल रूम कॉलिंग, क्योंकि आपकी हिफाजत सबसे पहले। स्वर्णिम इतिहास से शांति के संदेश तक, पराक्रम की पटकथा से सत्याग्रह की प्रयोगशाला तक, सियासत के ककहरे से भ्रष्टाचार की काले तक। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और प्लान 15 में अभी तक हमने आपको खबर दिखाई, रिपोर्ट दिखाई, मुख्यमंत्री का बयान सुनवाया, बीजेपी की तरफ से आरोप भी दिखाया। अब हमारे साथ नवल शर्मा, जेडीयू के प्रवक्ता। नवल जी, सीधे जवाब पर आते हैं। क्या जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के प्लान 15 को पूरा कर पाएंगे? और नवल किशोर यादव जी ने जो आरोप लगाया, देखिए, पूरे बिहार की जनता इस बात को देख रही है कि जीतन राम मांझी जी बिहार, विकसित बिहार के सपने को साकार करने में कितना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। रही बात नवल किशोर यादव जी की, तो हमसे वरिष्ठ हैं, सम्मानित राजनेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। दुर्भाग्य है कि बिहार में विपक्ष आज रचनात्मक भूमिका के निर्वहन के बजाय अफवाहबाज की भूमिका में ज्यादा आ गया है। ये जब तक हमारी सरकार का हिस्सा थे तब तक इन्हें केवल खूबियां ही खूबियां दिखाई देती थी, और आज इनको सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है। तो यह इनके सोचने का तरीका हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने जो जो बिंदु दिखाए हैं, चाहे वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो या सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का मुद्दा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का विकास हो, मैं आपको बता रहा हूं कि बस चंद दिनों पहले अरुण जेटली जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया था और उस सर्वे में उन्होंने बताया था कि बिहार पूरे भारत में जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम की वृद्धि के मामले में भारत के सारे पिछड़े राज्यों में सबसे बेहतर राज्य है। तो जब आपके वित्त मंत्री बिहार सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, हमारे ग्रोथ रेट की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अब उन्हीं की पार्टी के बिहार के नेता की आलोचना करते हैं, तो यह अंतर समझ से परे है। वो जब अरुण जेटली ने प्रोग्राम अपना पेश किया था, आर्थिक सर्वेक्षण, नीतीश कुमार ने, हमारा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जब सत्ता से अलग हुए, 100 दिन गुजर गए हैं, क्या उस 100 दिन में जीतन राम मांझी उसमें 2 कदम आगे बढ़ पाए हैं या नहीं बढ़ पाए? प्रत्येक क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ी है। और मिशन 2015 हमारे लिए सत्ता लोलुपता का पर्याय नहीं है, बल्कि बिहार की जनता के साथ हमने जो ईमानदार वायदे किए हैं, बिहार के बेहतर भविष्य का हमने जो सपना देखा है, उस सपने को जस्टिफाई करने का यह वर्ड है मिशन 2015। नवल जी, आपसे नवल जी, क्या लगता है कि ये सपना पूरा होने जैसा लग रहा है? ये कह रहे हैं कि आपके वित्त मंत्री ने सर्टिफिकेट दिया है बिहार को जीएसडीपी। अब वित्त मंत्री ने क्या सर्टिफिकेट दिया तो मैं नहीं जानता हूं अरुण जेटली जी के, लेकिन जो नीतीश जी मुख्यमंत्रित्व काल में सदन में जो रिपोर्ट पेश किया कि इस राज्य में 70 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे, और जब इन्होंने जीडीपी ग्रोथ बढ़ा दिया, पर एनम कैपिटा बढ़ गया, तो अब 1,40,00,000 परिवार गरीबी रेखा से नीचे चल गए। ये दोनों बात यही बोलते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि अगर जब आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़ जा रहा है, पर एनम कैपिटा बढ़ जा रहा है, तो गरीबी रेखा से छलांग आगे होना चाहिए। तो गरीबी रेखा में 70 लाख परिवार से 1,40,00,000 परिवार कैसे चल जाता है?
इसलिए और देखिए 100 दिन में आगे बढ़े हैं क्या हम लोग? नवल जी ऐसा है, ये आगे थे कि हाँ जीतन राम मांझी जी को धर के ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? ये जिस राज्य में पार्टी में सदन में मुख्यमंत्री का कोई विधायक नाम नहीं लेता हो, इसलिए कि दलित है, उसको आप मुख्य दर्शक के तरफ बना के आप स्टैचू के तरफ बैठाए हुए हैं, जिसको एक एक आदमी जलील करता हो, जो यह कहता हो कि नेता हमारा नीतीश कुमार रहेंगे, इनको हम टेम्पररी मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये इस आदमी का सुनेगा कौन जब पूरा पार्टी इसके खिलाफ रहेगा, इसके खिलाफ बात करेगा कि यह हमारा कमजोर है। ऐसी व्यवस्था में कैसे विकास होगा? नवल जी, नवल किशोर यादव जी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी कौन सुनेगा, जिसकी कौन सुनेगा, यह संवैधानिक संस्थाओं को देखने का भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पुराना नजरिया है। यहाँ एक और दिक्कत की बात यह है कि जीतन राम मांझी जी दलित समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो जाहिर है कि उनके प्रति इनका दृष्टिकोण थोड़ा सा आतताई भरा होगा। खैर, बिहार की जनता बड़ी संवेदनशील है, सारी बातों को जानती भी है और समझती भी है। मूल प्रश्न यह है कि आज बिहार के पास न तो खनिज संसाधन है, न बिहार के पास कोई अतिरिक्त बजटीय समर्थन है। अगर आपको बिहार के विकास की चिंता है तो हाल में आपने आम बजट पेश किया, आपने आम बजट में बिहार के लिए एलोकेशन क्यों नहीं बढ़ाया? रेलवे बजट में आपने बिहार के हितों की चिंता क्यों नहीं की? आपने अभी दिखाया विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे पर आप पलटी क्यों मार गए? तो बिहार के विकास के प्रति आपकी संवेदना क्या है, आपकी ईमानदारी क्या है, ये तो आप समय समय पर पूरे देश को दिखा दे रहे हैं। और मेरे बचने के लिए क्या, मेरे कहने के लिए क्या बचा? मतलब इन लोगों ने कुछ किया नहीं। नवल जी, कहना है नवल जी का कि आप लोगों ने बिहार को सहयोग नहीं किया। 100 दिन आपके भी हो गए हैं केंद्र सरकार में, बिहार को आपने क्या दे दिया? अच्छा, जब बिहार के बात हो रही है तो इसमें केंद्र का कहां बात है? हम लोग तो सब काम खड़ावे करते हैं, लेकिन जिसको जंगल राज कह के अपमानित करके सत्ता में आए थे, उसके पैर पर दांत निपोड़ के वहां सरेंडर कर गए हैं, ये कौन कहता? जीतन राम मांझी जी ने कहा था। क्या आप उस जीतन राम मांझी जी को आप घेर रहे हैं और जीडीपी ग्रोथ बता रहे हैं? आपने क्या उपलब्धि दे दिया? क्या ये सत्य नहीं है कि इस राज्य में स्कूलों के पढ़ाई खत्म हो गए? आपने क्या सच नहीं है कि स्कूलों में नौजवानों को 4,000-5,000 रुपया में सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ के नाम पर आपने पूरे मुक्त कर दिया? क्या यह बात सत्य नहीं है कि हॉस्पिटल में आज कोई पेशेंट जाता नहीं, और जाता है तो वो गरीब दीनहीन की तरह, वहां डॉक्टर नहीं है? अगर हॉस्पिटल ठीक था, स्कूल ठीक था, तो कोई राजनेता, कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी के बच्चे पूरे राज्य में आप बता दें कि हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हो, किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, हम राजनीतिक रूप से संन्यास ले लेंगे। बात बनाने से बिहार बढ़ जाएगा और हमको विशेष राज्य का दर्जा। तो कांग्रेस के यहां भी तो गए थे हाथ छान के, आप तो कांग्रेस से सरेंडर कर रहे के मांग रहे थे। विशेष राज्य का क्या दर्जा? जिन देश के जिन राज्यों को विशेष दर्जा मिल गया, उन्नत हो गया है क्या कि बिहार उन्नत हो जाएगा? हमको पुरुषार्थ बढ़ाने का था। आप भिखमंगी की बात करें, हम पुरुषार्थ बढ़ा के बिहार को बढ़ा सकते हैं, भीख मांग के हम बढ़ा नहीं सकते। नवल जी सीधे जवाब आपका मांगना चाहेंगे। क्या बीजेपी के भरोसे बिहार की सरकार चलेगी, या बिहार की सरकार आज की तारीख में जिस डगर पे नीतीश कुमार लेकर आगे बढ़े थे, उसमें तेजी से आगे बढ़ने का मादा रखती है? बीजेपी के नेता पूरी तरह मति भ्रम के शिकार हो चुके हैं। इनके प्रधानमंत्री खुद आकर बिहार की जनता को बोलते हैं कि हम आपको विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और उनकी पार्टी के नुमाइंदा आकर यहाँ स्टूडियो में बोलते हैं कि बिहार को अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करना चाहिए। तो बिहार ने तो अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन कर दिया। जो बिहार पहले बीमारू राज्य माना जाता था, बिहार ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर विकास की बड़ी इबारत लिख दी। अब तो फर्ज आपका बनता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का विकास, भारत एक संघीय ढांचा वाला राज्य है, और संघीय ढांचे वाले राज्य में किसी राज्य का विकास केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त जवाबदेही बनती है। तो हमने अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया। अब आपके पुरुषार्थ को भून मार गया क्या? आपके पुरुषार्थ को लकवा मार गया क्या? क्या बिहार का विकास, क्या केवल गुजरात का विकास ही आपका दायित्व बनता है? क्या सारा बजटीय सपोर्ट आप मध्य प्रदेश को दे दीजिएगा क्योंकि वह भाजपा शासित राज्य है? बिहार आपके एजेंडे में कहीं शामिल नहीं है। बिहार आपके एजेंडे में है या नहीं? अभी जो विकास की गति है बिहार में अचानक थोड़ी धीमी हुई है, नवल जी, तो आप लोग क्यों नहीं उसको फोर्स देकर आगे बढ़ा देते? बिहार में इनका नीतीश जी का कोई गति नहीं, तो आप तो 7.5 साल रहे ना नवल जी, उस समय तो आप कहते थे विकास हुआ। 7 साल जब थे तो सड़क भी बना, बिजली भी आया। जब तो फिर आप इनकार भी करते हैं विकास से। एक बात मैं कह रहा हूं, गाल बजाने से और टीन के कटोरा लेके भीख मांगने से कोई राज्य उन्नत नहीं हुआ है। गाली देने से कोई, अब तो 25 साल बड़े भाई छोटा भाई, जंगल राज और मंगल राज, आतंक राज जिसको कह रहे हैं नीतीश जी, अब 25 साल में भी इस देश को पुरुषार्थ बड़े भाई छोटा भाई पैदा नहीं कर सके, तो गाली देने से बिहार को, अब तो ऑक्सीजन की सरकार है,
अब तो ये वेंटिलेटर की सरकार है, बहुत ही कम समय, इनके पास समय भी नहीं है और अब कुछ बोलने के लिए शब्द तो भी प्लान नहीं। 15 सच नहीं हो पाएगा नवल जी, जैसा नवल किशोर यादव कह रहे हैं, उनको विश्वास ही नहीं कि सरकार चल रही है। अगर इनको बिहार के भविष्य की चिंता होती, अभी ये बता रहे हैं कि भिखमंगी करने से काम नहीं चलेगा, तो पूरा बिहार इनकी नजर में भिखमंगा है, बिहार की जनता अरे आप की नजर ही में कह रहे भिखमंगी है। हैं हम तो 1,40,00,000 परिवार, 1,40,00,000 परिवार गरीबी रेखा से नीचे जाता है, इसका मतलब क्या है? जब बिहार का सर्वे हुआ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार में कभी जो सर्वे हुआ, आज की तारीख में बिहार सरकार अपनी ओर से अनाज खरीद कर गरीबों में वितरित करती है। अब आपकी सरकार बन गई है तो आप बीपीएल परिवारों का ईमानदारी से सर्वे क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप सर्वे करवाइए और सही आंकड़ा पेश कीजिए। और अब बिहार का जो खर्च, बोलने दीजिए, आपके बोलने में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। जब बिहार सरकार अपने संसाधनों का इस्तेमाल गरीबों के अनाज वितरण में कर रही है तो आप भी तो सहयोग दे सकते हैं। आज अनाज की लिफ्टिंग में जाकर देखिए, अनाज की लिफ्टिंग हो या एफसीआई की जो भूमिका बिहार में है, बिहार में के साथ एफसीआई जिस तरह का भेदभाव बरत रहा है, गरीबों के पेट पर जिस तरह से केंद्र सरकार ठोकर मार रही है, इन सारी बातों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। केवल पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए आप आरोप लगा देते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। अरे केंद्र सरकार में रेप का आरोपी व्यक्ति मंत्री बन बैठा है, कई सारे दागी लोग केंद्र में सांसद बन बैठे हैं, आपका लोक जनशक्ति पार्टी के साथ गठबंधन है, येदियुरप्पा का आप स्वागत करते हैं। असंख्य उदाहरण है। और आप जंगल राज की बात करते हैं तो जंगल राज के नुमाइंदों के साथ मिलकर आप सरकार का गठन कर दे रहे हैं और उल्टे तोहमत हम पर लगा रहे हैं। नवल यादव जी जवाब। अच्छा, जंगल राज मैं कह रहा था कि नीतीश जी करते थे, संशोधन करके आतंक राज, आतंक राज हम कहते थे, जंगल राज बीजेपी वाले लोग कहा करते थे। अच्छा, जंगल राज और आतंक राज में क्या फर्क है? क्या बिहार के लालू यादव के साथ रहने वाले सारे आतंकवादी है, तो आप आतंकवादियों के साथ सरेंडर क्यों कर गए? और कहते राम विलास से येदियुरप्पा से कर ली। सजा याफ्ता आदमी के सामने पैर पर सरेंडर कर जाने वाली सरकार बिहार को कुछ नहीं दे सकता है। गाल बजाने से बिहार को कुछ नहीं होता है। ये सरकार कुछ की नहीं है, करेगी भी नहीं, वेंटिलेटर पर है। की तो थी ना, आप दोनों बात जीतन राम मांझी जी को कहीं से क्यों मत बनाया जाए? वह एक गरीब आदमी दलित है, उसको दलितों के नाम पर कुछ पीरियड के लिए जब अपना फेस वैल्यू गिर गया, मुंह में जब कालिक पुत गया, तो उन गरीबों को लाके आप ब्लैकमेल कर रहे हैं बिहार को, जिसको काम नहीं करने देते हैं। आज स्टेटमेंट कुछ देते हैं और कल उसको पीछे से आप नवल जी, आप सपोर्ट करके इस जो जिन व्यक्ति के बारे में आप जीतन राम मांझी के बारे में कह रहे हैं, क्यों नहीं उनको थोड़ा पुश कर दे रहे हैं कि उनका ये कार्यकाल बेहतर हो सके? हम लोग तो पुश करिए रहे, पांव धर के वो रख रहे हैं, खींच रहे हैं। जो इनको स्टैचू के तरह दलितों के नाम पर बैठा के राजनीति कर रहे थे, वो खींच रहे हैं, हम लोग नहीं खींच रहे हैं। आप मदद करने को तैयार हैं? हम लोग मदद करिए रहे हैं। नवल जी को भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं कि एफसीआई में कटौती हो गई, इंदिरा आवास में कटौती हो गई, मनरेगा में कटौती हो गई, तो फिर कैसे भरोसा करेंगे बीजेपी? सब चीज में कटौती हो गई। देखिए एक बात, जब कभी भी आप स्टेट के बात करेंगे तब या तो बात करेंगे केंद्र के, और पहले बात करते थे आतंक राज का। अब इनको आतंक राज के सामने सरेंडर कर गए तो अब केंद्र राज का। इनको कहीं न कहीं किसी कंधे पर रख के बंदूक चलाना है, चूंकि ये टोटली फेल कर गए हैं। वेंटिलेटर की सरकार है, और मैं फिर कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी जी को घेरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ ये आदमी बहुत उन्होंने ठीक कहा कि ये नहीं, बात व्यक्ति विशेष की नहीं है, पूरी व्यवस्था की बात हो रही है। व्यक्ति विशेष का है, व्यक्ति विशेष का इसलिए है कि सदन में एक आदमी मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं लेता है। सदन में नीतीश जी बैठे रहते हैं, कूद कूद के लोग नीतीश जी का पूर्व मुख्यमंत्री, अरे वर्तमान मुख्यमंत्री बैठाए हो तो पूर्व मुख्यमंत्री की क्या बात करते हो? जरा वर्तमान मुख्यमंत्री नवल जी, फिर इस परहेज से कैसे प्लान 15 जो नीतीश कुमार ने सपना देखा था, पटना के गांधी मैदान से लोगों को कहा था 2015 तक सब कुछ बेहतर हो जाएगा, अगर नवल किशोर यादव का आरोप सही है तो फिर कैसे सपना सच होगा? देखिए, मुझे लगता है कि हाल में जो बिहार विधानसभा में बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद भाजपा के नेताओं की स्थिति थोड़ी ज्यादा आक्रामक हो गई है, मति भ्रम की स्थिति और ज्यादा प्रबल हो गई है, और अनर्गल प्रलाप इन लोगों का कुछ ज्यादा बढ़ गया है। एक दलित मुख्यमंत्री को देखने का इनका नजरिया बिहार की जनता कई बार देख चुकी है। अब भले उस पर यह पाबंद लगाने का प्रयास करें, उनको कुछ भी बताने का प्रयास करें, इनका दृष्टिकोण जब जाहिर हो चुका है, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि हम बात कर रहे हैं मिशन 15 की। जब मिशन 15 की बात कर रहे हैं तो आप जो भी बिंदु दिखा रहे हैं, सूचना के अधिकार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सेवा का अधिकार हो, आप जाकर देखिए कि सूचना के अधिकार को आम जनता तक उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने जो मैकेनिज्म डेवलप किया है, कई स्तरों पर कितना प्रभावशाली आपने जो शुरू किया उस पर मुझे डाउट नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, हम वो दिखा रहे थे ग्राफिक्स में कि नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की, लेकिन पिछले 100 दिनों में इसमें स्थिरता आई। नहीं, कहीं से कोई स्थिरता नहीं आई है।
बल्कि उसकी गति और जोर पकड़ी है, उसका विजन और मजबूत हुआ है, क्योंकि 2015 अब नजदीक आने वाला है। आप देखिए कि आज से चंद दिनों पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी। बिहार में आप ये तो हेल्थ की बात बता दिए कि बिहार में चले जाइए अस्पतालों में कुत्ता घूमते आपको दिख जाएगा। तो ये विपक्ष की आम भाषा है, ये विपक्ष की खुजलाहट भरी भाषा